वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। आज के महत्वपूर्ण अंक में देखते हैं यूपीपीएससी अपर एग्जाम के अंतर्गत जो पीटी एग्जाम है उसमें जो जीएस फर्स्ट में 7 टॉपिक दी गई हैं उसमें तीसरी जो उसकी टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल, उसके अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 2022 की पीटी एग्जाम जिसका आयोजन 12 जून 2022 को किया गया था, उसमें इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को यानी संबंधित प्रश्नों के हल को विस्तृत व्याख्या सहित देखते हैं। और यह जो अंक है या टॉपिक है यह आगामी प्रतियोगी परीक्षा यानी इससे संबंधित जो एग्जाम 14 मई 2023 को होने वाला है उसके लिए और साथ ही अन्य अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह अति महत्वपूर्ण अंक होगा क्योंकि इसकी व्याख्या अति विस्तृत की जाएगी। तो इसको देखते हैं। इसमें जो है सेट बी से शुरू करते हैं। तो सेट बी में जो इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 2 है। तो इसमें दिया है खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। तो इसका सही आंसर है यानी जो विकल्प दिया है उसके अनुसार से इसका सही आंसर जो है वह जो है डी है यानी 1 व 2 यानी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक भारतीय राज्य हैं। इस डाटा को अपडेट करते हुए चलें यानी यह जो 2021-22 के दृष्टिकोण से इसको देखें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात यह जो डाटा 2020-21 के लिए था वहीं 2021-22 में भी है। अर्थात लौह अयस्क के शीर्ष जो है उत्पादक राज्यों की श्रेणी में देखें तो पहले स्थान पर जो है भारत में उड़ीसा है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है और जो चौथे स्थान पर है वह झारखंड। यानी इसी में सारे दिए हुए जो राज्य हैं वो क्रम से दिए हैं। इसको हम सेट करें तो इसमें जो है यानी जो लौह अयस्क का उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा है, उड़ीसा है यानी फर्स्ट पोजीशन है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे स्थान पर जो है झारखंड है और चौथे स्थान पर जो है तीसरे स्थान पर कर्नाटक है और चौथे स्थान पर झारखंड है। तो ये सारे ही जो है यानी जो दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। तो प्रमुख यहाँ पर कहा 2 राज्य दिया है तो 2 राज्य में जो है पहले 2 ही जो है यानी पहला और दूसरा जो है वह प्रमुख उत्पादक राज्यों की श्रेणी में आएंगे। तो जो इसका विकल्प है वह डी से यानी पहला दूसरा सही है। जबकि भारत में लौह अयस्क के संचित भंडार में शीर्ष राज्यों के अंतर्गत देखें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो है संचित भंडार है उसमें नंबर 1 पर कर्नाटक है, नंबर 2 पर उड़ीसा है, नंबर 3 पर जो है झारखंड है और नंबर 4 पर छत्तीसगढ़ है। इस क्रम में जो है लौह अयस्क का संचित भंडार है भारत के राज्यों में। जैसा कि हम जानते हैं कि लोहा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु है। यह आयरन एवं स्टील उद्योग को आधारभूत कच्चा माल मुहैया कराता है। यानी आयरन एवं स्टील उद्योग, अभी हम इसी टॉपिक में यानी इसी खंड में देखेंगे कि स्टील जो उद्योग है उसमें जो भारत का स्थान है वो दूसरा है, पहले स्थान पर चाइना है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी पेपर में, तो उसकी विस्तृत व्याख्या आगे हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देते हैं कि लोहा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु ये आयरन एवं स्टील उद्योग को आधारभूत कच्चा माल मुहैया कराता है। और इसमें देखें तो लौह अयस्क वे चट्टानें और खनिज हैं जिनमें धात्विक लोहा निकाला जा सकता है। भारत में लौह अयस्क का विशाल भंडार है। यह विभिन्न भूगर्भीय संरचनाओं में होता है, लेकिन प्री कैम्ब्रियन युग में से ज्वालामुखी तलछटी ब्रांडेड आयरन फॉर्मेशन यानी BIF में प्रमुख आर्थिक जमा पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट सबसे अच्छा लौह अयस्क है। इसमें 72% तक लोहे की बहुत अधिक मात्रा होती है। इसमें उत्कृष्ट चुंबकीय गुण है, विशेष रूप से विद्युत उद्योग में मूल्यवान है। उपयोग में की जाने वाली मात्रा के संदर्भ में हेमेटाइट अयस्क सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, लेकिन इसमें मैग्नेटाइट की तुलना में थोड़ी कम लौह अयस्क सामग्री होती है। उच्चतम उत्पादक उड़ीसा, झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट, बेल्लारी चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुट बेल्ट और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में लौह अयस्क पाए जाते हैं। यानी लौह अयस्क देखें तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में पहला जो आपका है मैग्नेटाइट है। यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छे प्रकार का लौह अयस्क है। इसमें 72% धात्विक लोहा होता है। यानी हेमेटाइट जो पाया जाता है सर्वाधिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा और केरल में पाया जाता है। दूसरी प्रकार का है हेमेटाइट। इसमें 60 से 70% धात्विक लोहा होता है। ये लाल और भूरे रंग का होता है। ये जो प्रमुख रूप से पाया जाता है उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। साथ ही पश्चिमी भाग में कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में पाया जाता है। इसके बाद तीसरे प्रकार का जो लौह अयस्क है वह लिमोनाइट है। इसमें 30 से 40% धात्विक लोहा होता है। यह ज़्यादातर पीले रंग का होता है। ये निम्न श्रेणी का लौह अयस्क है। और चौथा जो प्रकार इसका है यानी चौथा प्रकार देखें तो इसमें साइड राइट है। इसमें अशुद्धियाँ अधिक होती है। इसमें लगभग 48% धात्विक लौह तत्व होता है। यह भूरे रंग का होता है। अभी हमने देखा कि लौह अयस्क के कुल भंडार और उत्पादन को देखा, तो यहाँ पुनः उसको प्रतिशत के रूप में देखें तो इसमें जो है लौह अयस्क के कुल भंडार का 95% जो होता है इन राज्यों में है। यानी 95% जो भंडार है वो निम्न राज्यों में है, जिसमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला भारत का अग्रणी राज्य उड़ीसा, इसको हम देख चुके हैं। यह कुल उत्पादन का जो है 55% से अधिक उत्पादन करता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन में है पहले स्थान पर भी हमने देखा है, पहले स्थान पर उड़ीसा है और यह कुल उत्पादन कितना करता है 55% जो है उड़ीसा करता है प्रोडक्शन। इसके बाद छत्तीसगढ़ जो है इसी को हमने देखा दूसरे स्थान पर 17% प्रोडक्शन करता है। इसके बाद कर्नाटक है, कर्नाटक 14% प्रोडक्शन करता है। इसके बाद जो आपका झारखंड है 11% प्रोडक्शन करता है। और इसमें ध्यान दें भारत दुनिया में लौह अयस्क का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है और हमारे कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 50 से 60% जो होता है वह जापान, कोरिया, यूरोपीय देशों और हाल ही में खाड़ी देशों को जाता है।
कहने का आशय ये हुआ कि जापान जो है भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा खरीदार है, जो हमारे कुल निर्यात का लगभग 3/4 हिस्सा है। लौह अयस्क के निर्यात को संभालने वाले प्रमुख बंदरगाहों को देखें तो इसमें है विशाखापट्टनम, पारादीप, मर्मगांव और मंगलौर इत्यादि जो है प्रमुख बंदरगाहों से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। इसी प्रश्न में यदि कोयले को जोड़ लें, यानी कोयले के शीर्ष उत्पादन राज्यों में देखें तो इन्हीं राज्यों में से हम इसको कोयले को भी अपडेट कर सकते हैं। कोयले के जो शीर्ष उत्पादक राज्य हैं भारत में, वो पहले स्थान पर जो इसमें छत्तीसगढ़ है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा है, तीसरे स्थान पर झारखंड है और चौथे स्थान पर जो है वो मध्य प्रदेश है। यानी वो राज्य शामिल इसमें नहीं है, कर्नाटक जो है इसमें नहीं है, तो चौथे स्थान पर जो है मध्य प्रदेश है कोयले का शीर्ष उत्पादक राज्यों में, भारतीय राज्यों में। और जबकि कोयले के शीर्ष भंडार में देखें तो पहले स्थान पर जो है वो झारखंड है, यानी इसमें वो शामिल है, फर्स्ट पोजीशन पर है। दूसरे स्थान पर उड़ीसा है, वो भी राज्य इसमें शामिल है। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है, वो भी इसमें शामिल है। और चौथे स्थान पर वेस्ट बंगाल है, जो इसमें शामिल नहीं है। यानी चौथा जो सबसे ज़्यादा संचित भंडार है वेस्ट बंगाल में कोयले का है। इस टॉपिक से संबंधित नेक्स्ट यानी जो पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न उसको देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? इसका आंसर बी है, यानी यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस जो है यह वृक्ष जो है पर्यावरण के लिए खतरा है। इसको विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है यूकेलिप्टिस जो है नीलगिरी का पेड़ पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। धरती से अधिक मात्रा में पानी सोखकर अन्य पौधों को निर्जीव कर सकता है यूकेलिप्टिस, इसलिए यह जो है पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है इसको। और इसके बारे में देखें तो यूकेलिप्टिस के पेड़ में दूसरे अन्य पेड़ों की अपेक्षा 3 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता होती है। यानी अन्य पेड़ों की अपेक्षा जो है यह 3 गुना पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इनकी पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी तेजी से होती है। जड़ें मिट्टी में सीधी बहुत गहराई तक जाकर पानी खींचती हैं। पेड़ों की संख्या अधिक होने पर क्षेत्र के भूगर्भ जल स्तर में कमी आ सकती है। इसके अलावा अनाज उत्पादन वाले खेतों में इसे लगाने से मिट्टी की उर्वरता को भी नुकसान पहुंचता है। पहले वाले प्रश्न में कुछ और जानकारी ऐड कर लेते हैं। तो इसमें जो है टॉप आयरन प्रोड्यूसिंग कंट्री, यानी जो विश्व में सर्वाधिक आयरन का लौह अयस्क यानी आयरन या लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले देशों में देखें तो पहले स्थान पर ब्राजील है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर इंडिया है, चौथे स्थान पर रसिया है और पांचवें स्थान पर यूक्रेन एंड साउथ अफ्रीका है। तो इस तरह से इसको अपडेट किया गया है। इस टॉपिक से संबंधित नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, जो कि इसमें 10वां नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? इसका आंसर सी है, हरियाली। यह जो है यानी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है हरियाली। इसमें देखें इसकी व्याख्या में तो हरियाली केंद्र सरकार द्वारा वाटरशेड विकास परियोजना का अनुमान लगाया गया है, जिसका उद्देश्य यानी हरियाली जो है यह एक वाटरशेड विकास परियोजना है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसका उद्देश्य देखते हैं तो उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। तो इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण आबादी को जल संरक्षण, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए जल संरक्षण में सक्षम बनाना है। परियोजना का मसौदा ग्राम पंचायतों द्वारा जन भागीदारी से किया जा रहा है और ये योजना का नाम है हरियाली। इसको और विस्तार रूप में देखें तो इसमें इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IWMP, इसके बारे में समझते हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विकास विभाग वर्ष 2009-10 से एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम यानी IWMP चला रहा है। इसका उद्देश्य वर्ष 2027 तक 55 मिलियन हेक्टेयर वार्षिक सिंचित भूमि को कवर करना है। IWMP चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरशेड कार्यक्रम है। इसमें जल संभर प्रबंधन सबसे पहले के माध्यम से मिट्टी, वनस्पति, त्वरक और जल जैसे प्राकृतिक संस्थानों का दोहन रोकने, उनके संरक्षण और विकास द्वारा पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने की परिकल्पना की गई है। यह कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में लागू है और इसे 90:10 या 90:10 के अनुपात में केंद्र राज्यों का वित्त पोषित किया जा रहा है। यानी इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसमें 90% जो हिस्सा है वो केंद्र का है, 10% जो है राज्यों का है वित्त पोषण के लिए। इसमें दिए गए अन्य को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो जल क्रांति है, जल क्रांति इसकी शुरुआत जो है 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है 5 जून को, यानी 5 जून 2015 को यह शुरू किया गया। 5 जून 2015 को यह जो है जल क्रांति की शुरुआत की गई और इसके माध्यम से सभी हितधारकों को शामिल कर जन आंदोलन द्वारा जन संरक्षण और प्रबंधन को संगठित करने का प्रयास किया गया। इसमें जल क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य देखें तो इसमें है सहभागी सिंचाई प्रबंधन के लिए पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय इकाइयों सहित जमीनी स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी को सुदृढ़ करना है। और इसकी जो शुरुआत की गई थी वह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा इसका जो है शुरुआत किया गया था। दरअसल इस अभियान के अंतर्गत जल क्रांति के 4 घटक हैं। इसमें जल ग्राम योजना, मॉडल कमांड क्षेत्र का विकास, प्रदूषण को रोकना और जन जागरूकता पैदा करना शामिल है। जल ग्राम योजना के तहत देश के प्रत्येक जिले में जल संकट से प्रभावित 2 गांवों का चयन कर उसके लिए समग्र जल सुरक्षा योजना को सूचीबद्ध करना है। जबकि तीसरा इसमें जो पानी संसद है यह राज्य सरकार की योजना है और यह राजस्थान सरकार की योजना जो है पानी संसद है। यह राजस्थान के अलवर जिले में संचालित जल संसद परियोजना अर्थात यह अरवरी पानी संसद या जल संसद जो अलवर राजस्थान में विभिन्न जल संचयन संरचनाओं जैसे रिसाव टैंक, खोदे गए तालाब, जिहाद, चेक डैम आदि का निर्माण शुरू किया गया है लोगों की भागीदारी के माध्यम से। और कुछ अन्य योजनाओं को देखें तो इसमें जो है यानी 3 तो हमने देखा ही, जल क्रांति और हरियाली जो है यह केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। पानी संसद जो है यह राजस्थान सरकार की योजना है और जो योजना है वह नीरू मीरू भी योजना है। इसमें नीरू मीरू का मतलब है जल और आप। यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। इसका भी उद्देश्य यही है।
इसके बाद तमिलनाडु ने घरों में जल संचय संरचनाओं को अनिवार्य बना दिया है। जल संचयन के ढांचे के निर्माण के लिए कोई भवन नहीं बनाया जा सकता। कहा सही हुआ कि जल संचयन के ढांचे के निर्माण के बिना कोई भवन नहीं बनाया जा सकता, ऐसा प्रावधान किया गया है तमिलनाडु में। यानी तमिलनाडु घरों में जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य बना दिया गया है, तो ऐसा घर बनाया जाएगा जिसमें जल संचयन किया जा सके। इस टॉपिक से संबंधित अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो 16 नंबर इसमें है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो इसका आंसर सी है, यानी महानदी। दिए गए विकल्पों में जो सी है यानी महानदी जो है, इसमें नदी घाटी बेसिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो इसमें महानदी को देखते हैं। महानदी जो है यह 858 किलोमीटर लंबी है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र, इसका जो जल प्रवाह क्षेत्र है वह 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। यानी इसका जो जल प्रवाह क्षेत्र है 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंघावा से निकलकर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है और उसका स्थान सिंघावा है, से निकलकर दक्षिण से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक उड़ीसा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती बंगाल खाड़ी में गिरती है। शिवनाथ, हसदो, मंड और डूब उत्तर की ओर से इसमें आकर मिलती हैं, जबकि जोंक व तेल दक्षिण पूर्व से आकर मिलती हैं। हीराकुंड, टिकरपारा व नराज इस नदी पर प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं हैं। यानी इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है उत्तर से आकर जो इसमें मिलने वाली सहायक नदियां हैं उसमें शिवनाथ, हसदो, मंड और डूब हैं, जबकि दक्षिण पूर्व से आकर इसमें मिलने वाली नदियां देखें तो उसमें जोंक व तेल नदियां हैं। और इसमें हीराकुंड, टिकरपारा व नराज जैसी प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं जो है महानदी पर बनाई गई हैं। अब इसमें अगली महत्वपूर्ण जो नदी देखें तो वह नर्मदा है। नर्मदा के बारे में देखें तो नर्मदा का उद्गम जो होता है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी, जो अमरकंटक चोटी है उसकी जो ऊंचाई 1057 मीटर है से निकलती है। यह 1000 यानी इसकी जो लंबाई 1312 किलोमीटर लंबी है। इसका अपवाह क्षेत्र 98,795 वर्ग किलोमीटर है। यानी लंबाई के हिसाब से देखें तो यह जो है नर्मदा नदी बड़ी है महानदी से, क्योंकि यह 1312 किलोमीटर लंबी है, लेकिन इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो 98,795 वर्ग किलोमीटर है। जबकि हमने देखा कि जो महानदी का अपवाह क्षेत्र था वह 1,00,000 से ज़्यादा था, जबकि इसकी लंबाई जो थी 1000 से कम थी, जबकि इसकी लंबाई जो 1000 से ज़्यादा है। इसका 87% भाग मध्य प्रदेश में, यानी जो नर्मदा नदी इसका 87% भाग जो है मध्य प्रदेश में है, 11.5% भाग गुजरात में था, 1.5 भाग महाराष्ट्र में पड़ता है। यानी ये 3 राज्यों में नर्मदा नदी गुजरती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मध्य प्रदेश से सबसे सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, इसके बाद गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में सबसे कम महाराष्ट्र में इसका भाग है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। ये भी कई बार पूछा गया है कि नर्मदा नदी के उत्तर में क्या है, तो विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो वह जो है नर्मदा नदी है। इसके बीच में भ्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर के नीचे भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में एक भव्य कंदरा और कपिल धारा यानी धुआंधार प्रपात का दृश्य बड़ा मनोहर है, जहां 23 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। नर्मदा का निचला भाग नाव चलाने योग्य या भड़ौज के निकट ज्वार नदमुख द्वारा खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में देखें तो ओरिसिन है, या अन्य सहायक नदियां देखें यथा तवा, बरनेर, बैयार, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार, माचक आदि हैं। इसमें दिए गए विकल्प में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी देखें तो ताप्ती नदी, इसके बारे में देखते हैं। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी जो है 712 मीटर की लंबाई से निकलती है। यह 724 किलोमीटर लंबी है, यानी इसकी लंबाई जो है 724 किलोमीटर लंबी है, और यह जो है 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इतना प्रभाव रखती है। यानी अभी हमने देखा कि महानदी जो लाख प्लस थी, ये जो आपका है 1000 के आसपास थी, और इसका जो क्षेत्रफल हमने देखा यानी जो ये है जो नर्मदा थी वो लाख के करीब थी, लाख से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन महानदी का जो बेसिन है वो लाख से ज़्यादा था। और यहाँ पर हम देखें ताप्ती के बारे में तो इसका जो क्षेत्रफल है 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अपना प्रभाव डालती है। यानी इन तीनों जो विकल्प विचार दिए गए उसमें पहले स्थान पर रखें तो महानदी है, दूसरे स्थान पर नर्मदा है, तीसरे स्थान पर ताप्ती है विकल्प के अनुसार। इसके यानी ताप्ती की बेसिन को देखें तो इसमें 79% भाग महाराष्ट्र में है। हमने देखा कि जो नर्मदा का सबसे ज़्यादा भाग महाराष्ट्र में था, लेकिन जो ताप्ती नदी है इसका 79% भाग यानी आधे से बहुत ज़्यादा जो भाग वो महाराष्ट्र में है, और 15% भाग मध्य प्रदेश में तथा 6% भाग गुजरात में, अर्थात ये भी 3 राज्यों से होकर बहती है। यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों की भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। अर्थात इसको भी इस तरह से पूछा सकता है कि सतपुड़ा तथा अजंता के बीच में कौन सी नदी बहती है, तो वह आपकी ताप्ती नदी है। इसको तापी नदी भी कहते हैं, तापी नदी या ताप्ती नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदी देखें तो पूर्णा है। नर्मदा के समानांतर सतपुड़ा के दक्षिण में बहकर खंभात खाड़ी में गिरती है। इसके मुहाने पर सूरत नगर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि तापी या ताप्ती के मुहाने पर जो है सूरत नगर स्थित है। काकरापार तथा उकाई परियोजनाओं द्वारा इसके जल का प्रयोग किया जाता है। और इसमें अगली महत्वपूर्ण नदी देखें तो कावेरी है। कावेरी जो है बेसिन के हिसाब से तीसरा है विकल्प में। अभी हमने बताया कि ताप्ती तीसरा है। पहले स्थान पर बेसिन में जो दिए गए महानदी है, फिर नर्मदा है, फिर इसके बाद कावेरी है, चौथे स्थान पर ताप्ती बेसिन है। इसको देखते हैं तो कावेरी नदी यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में
यानी कावेरी नदी जो है यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 805 किलोमीटर लंबी, यानी इसकी लंबाई जो 805 किलोमीटर लंबी है कावेरी, तथा यह 87,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बहती है। इसके कुल अपवाद क्षेत्र का 3% भाग केरला में है, 41% भाग कर्नाटक में, 56% भाग तमिलनाडु में पड़ता है, यानी ये भी 3 राज्यों से होकर बहती है। सर्वाधिक जो है इसका तमिलनाडु में भाग, यानी आधे से ज़्यादा भाग जो है तमिलनाडु में है। फिर इसके बाद जो है दूसरे स्थान कर्नाटक है और सबसे कम जो है केरला में प्रभावित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देखें तो उत्तर में इसमें जो है हेरंगी, हेमावती, लोकापावनी, शिमशा व अक्रावती हैं, जो इसके बाएं तट पर आकर मिलती हैं। दक्षिण में लक्ष्मण तीर्थ, कबबीनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती हैं, जो इसके दाहिने तट पर आकर मिलती हैं। यह नदी शिवास यानी शिवा समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। तिरुचिरापल्ली से 16 किलोमीटर पूर्व की ओर कावेरी का डेल्टा प्रारंभ होता है। यहाँ पर 2 धाराओं उत्तर में कोलेरून तथा दक्षिण में कावेरी में बढ़ जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं की उपमा प्रदान की गई है। इसके प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी ही एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है, क्योंकि इसकी ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र कर्नाटक में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निचले जलग्रहण क्षेत्र तमिलनाडु में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। अभी हमने इसमें देखा कि जो कावेरी नदी है, यानी कावेरी नदी को अभी हमने देखा इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, और जबकि दक्षिण की गंगा गोदावरी कहते हैं। यानी गोदावरी जो है यह नासिक जिले महाराष्ट्र से निकलती है, निकल करके बंगाल खाड़ी के त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी पर, यानी यह जो इसका जो उद्गम देखें, यानी गोदावरी नदी को उद्गम देखें तो नासिक जिले यानी महाराष्ट्र के त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, और यह जो गिरती है बंगाल खाड़ी में गिरती है। इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, और जबकि दक्षिण भारत गंगा जो है अभी हमने देखा कि कावेरी कहा जाता है। और गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। इसकी लंबाई हमने देखा है 4165 किलोमीटर है। जबकि भारत में प्रवाहित नदियों में सबसे बड़ी जो नदी है वह गंगा नदी है, जिनकी लंबाई 2525 किलोमीटर है भारत में। और इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी के रूप में देखें तो देश में सर्वाधिक राज्यों की सीमा में बहने वाली नदियों के क्रम में देखें तो पहले स्थान पर गोदावरी ही है, यह भारत के 6 राज्यों में बहती हैं। दूसरे स्थान पर गंगा है, यह भारत के 5 राज्यों में बहती हैं। तीसरे स्थान पर यमुना है, यह भारत के 5 राज्यों में ही बहती हैं। और जबकि चौथे स्थान पर कृष्णा है, यह भारत के 4 राज्यों में बहती हैं। और चौथे स्थान पर सोन है, यह भी भारत के 4 राज्यों में बहती हैं। इसमें गंगा नदी के बारे में थोड़ा विस्तार से देखें तो जो आपका यानी धौली गंगा और विष्णु गंगा, यानी विष्णु गंगा यह है, धौली गंगा यह है, जहाँ मिलती हैं वहाँ पर जो है विष्णु प्रयाग बनता है, यानी विष्णु प्रयाग यह है, यहाँ से विष्णु गंगा है जो कि बद्रीनाथ से है, और ये धौली गंगा है जहाँ मिलती हैं वहाँ पर जो है यह विष्णु प्रयाग बनता है। ये अलकनंदा की 2 धाराएं हैं, और अलकनंदा और पिंडार नदी, ये पिंडार नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ कर्णप्रयाग बनता है। इसके बाद अलकनंदा और मंदाकिनी, ये मंदाकिनी है जहाँ मिलती है वहाँ रुद्रप्रयाग बनता है, यानी रुद्रप्रयाग है। इसके बाद अलकनंदा और भागीरथी, यानी एक अलकनंदा है और इधर से भागीरथी हैं जो गंगोत्री से निकली हैं, यानी भागीरथी जो गंगोत्री से निकली हैं, तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं वहाँ देवप्रयाग है। इसके बाद भागीरथी और अलकनंदा का जो संयुक्त धारा है उसी को गंगा कहा गया है, यानी वहीं गंगा जी हैं। और गंगा जी की सहायक नदियों में देखें तो इसमें यमुना, टोंस जो विंध्य क्षेत्र से निकलती हैं, टोंस, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, कीऊल, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं महानंदा, यानी जो गंगा जी की सब रिवर्स हैं या सहायक नदियाँ उसमें यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन, दामोदर और सप्तकोसी इत्यादि जो हैं गंगा जी की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद अभी हमने इसमें देखा कि देवप्रयाग के बारे में देखें तो देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी की संगम पर स्थित है, यानी अलकनंदा और भागीरथी का जहाँ संगम होता है वहाँ देवप्रयाग है। और रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, यानी रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। और अलकनंदा बद्रीनाथ से बहती हैं, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती हैं, और अलकनंदा जो है चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती हैं। इसके बाद इसमें कुछ और जानकारी देखें, देश की 40% पॉपुलेशन गंगा बेसिन में निवास करती है या बसी हुई है। 2525 किलोमीटर दूरी तय करके गंगा जी बे ऑफ बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें जो यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमल ताल फुल्लर झील जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, यानी गोमती जो है एकमात्र गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। टॉपिक संबंधित नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें तो इसमें भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर सी है, यानी खंभात का तट जो गुजरात में स्थित है। अर्थात कहने का आशय ये हुआ कि भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्रों में देखें तो इन विकल्पों में जो सर्वाधिक है वह खंभात तट से जो गुजरात में स्थित है। साथ ही जो गुजरात का खंभात तट और कच्छ का तट है वहाँ जो है भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक क्षेत्रों या तटीय क्षेत्रों में गिने जाते हैं। यानी भारत में जो गुजरात का खंभात तट है और जो कच्छ का तट है वहाँ ज़्यादा ज्वारी शक्ति का उत्पादन होता है। यानी इसकी व्याख्या हम देखने का प्रयास करें तो कच्छ की खाड़ी भारत का सबसे महत्वपूर्ण ज्वारी ऊर्जा उत्पादक स्थल, इसके बाद खंभात की खाड़ी, सुंदरबन और महाराष्ट्र का समुद्री तट आता है ज्वारी ऊर्जा के उत्पादन में। और इस दिए गए विकल्प में जो है खंभात की खाड़ी में कैम्बे तट पर जो है, यानी कैम्बे स्थान पर जो है भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति
तटीय क्षेत्र जो है खंबात खाड़ी के कैम्बे में होता है। कुछ जानकारी तटों के बारे में देखें तो इसमें जो दक्षिण भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसके तट के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मान लेते हैं नीचे जो है आपका वह दक्षिण भारत का मैप है, यानी प्रायद्वीपीय भारत है। तो इसमें जो गुजरात है, गुजरात से लेकर के गोवा तक तट का जो है, ये गुजरात से लेकर जो गोवा तक का जो भाग है तट है, वह कोंकण तट होगा, यानी ये कोंकण तट है। इसके बाद गोवा से जो आपका जो है कर्नाटक के मंगलौर तक का जो भाग है वह केंद्रा तट है, यानी ये केंद्रा तट है। इसके बाद कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर के जो कन्याकुमारी यानी यहाँ तक का जो भाग है यह मालाबार तट है। इसके बाद कन्याकुमारी से लेकर के जो कृष्णा नदी का भाग है, वहां तक देखें तो ये जो आपका है कोरोमंडल तट है, यानी ये कोरोमंडल तट कहलाएगा। इसके बाद कृष्णा नदी के भाग से लेकर के इसको यहाँ उड़ीसा तक देखें तो यह जो उत्तरी सरकार तट कहलाएगा, यानी ये जो भाग है उत्तरी सरकार तट इसमें कहलाएगा। घाट पर एक और तट इसमें है, उसको हमने यहाँ पर मिस कर दिया। तो इसमें जो है कृष्णा नदी से लेकर के गोदावरी नदी का जो तट है, इसके बीच में जो होता है वो गोलकुंडा तट है, यानी गोलकुंडा तट जो है यह आपका कृष्णा नदी से लेकर के गोदावरी नदी के बीच में जो गोलकुंडा तट है, और गोदावरी से लेकर के जो आपका उड़ीसा तक का भाग है ये उत्तरी सरकार तट है। और उसके नीचे का हमने देखा कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक जो था वह आपका कोरोमंडल तट था। साथ ही इसमें कुछ अन्य जानकारी को जोड़ लें तो इसमें जो महाराष्ट्र का जो ये भाग है, इसमें महाराष्ट्र में जो है आपका थाल घाट और भोर घाट पाया जाता है। थाल घाट जो है यह नासिक से मुंबई द्वारा जुड़ा है, और भोर घाट जो है मुंबई से पुणे द्वारा जुड़ा है, यानी संपर्क मार्ग है। यानी थाल घाट द्वारा नासिक से मुंबई जुड़ा हुआ है संपर्क द्वारा, और भोर घाट द्वारा जो मुंबई से पुणे जुड़ा हुआ है। जबकि केरला में जो है पाल घाट और सेनकोट घाट हैं, यानी पाल घाट जो है यह जोड़ता है कोयम्बटूर से कोचीन को, और सेनकोट जो है त्रिवेंद्रम से मुंबई को जोड़ता है। इसके अलावा इसमें और इस टॉपिक में कुछ और जोड़ लें तो जो है इसमें यह पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट जो सह्याद्री घाट भी कहलाता है। तो इसमें ये देखने का प्रयास करें कि ये दोनों घाट जहाँ मिलते हैं, नीलगिरी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में जुड़ जाते हैं और एक पर्वत घाट यानी नीलगिरी का निर्माण करते हैं, जिसका उच्चतम बिंदु अनाईमुड़ी है, जिसकी लंबाई 2695 मीटर है, और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। और इसमें पश्चिमी घाट के बारे में देखें तो पश्चिमी घाट ये जो आपका है पश्चिमी तट के समानांतर, यानी पश्चिमी तट के समानांतर जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में ताप्ती नदी, अभी हमने ताप्ती नदी को देखा था, ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी, यानी कन्याकुमारी ये जो सबसे दक्षिणी भाग है कन्याकुमारी के केप कोमरिन तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला है पश्चिमी घाट। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है यह पूर्वी घाट के बारे में भी देख लेते हैं। तो पूर्वी घाट में जो है एक लैंगून झील पुलिकिट है, यह जो है यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सीमा है पुलिकिट झील, और यह जो है नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है, और पुलकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग होती है, यानी श्रीहरिकोटा द्वीप है जो जहाँ पर हम जानते हैं कि जो भारत में जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा में, भारत के जो अंतरिक्ष इसरो का जो एक प्रमुख केंद्र है, यहाँ से रॉकेट प्रक्षेपण किए जाते हैं, वह द्वीप यहीं पर स्थित है। पुलकट झील द्वारा इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है, और पुलकट झील जो है एक लैगून झील है, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। तो पूर्वी घाट से एक महत्वपूर्ण ये जानकारी रही। इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी के रूप में ऊर्जा को ही देखते हैं, अन्यथा यह बहुत ज़्यादा इसकी व्याख्या हो जाएगी प्रश्न नंबर 20 की। तो इसमें ऊर्जा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें जो है ऊर्जा यानी भारत में जो विद्युत उत्पादन है उसमें तापीय ऊर्जा के सर्वाधिक भाग है, यानी पहले स्थान पर तापीय ऊर्जा, इसके बाद जो आपका अक्षय ऊर्जा है, इसके बाद जो है पन बिजली ऊर्जा है, इसके बाद न्यूक्लियर ऊर्जा का स्थान आता है। यानी सबसे ज़्यादा जो भारत में विद्युत उत्पादन योगदान है तापीय ऊर्जा का है, और इसका योगदान 63.1% है। इसके बाद अक्षय ऊर्जा है, इसका योगदान 24.8% है। इसके बाद पन बिजली ऊर्जा है, इसका योगदान 12.2% है, और जो है इसके बाद जो स्थान आता है वह न्यूक्लियर एनर्जी का आता है, यानी परमाणु ऊर्जा का आता है, इसका योगदान 1.8% है। साथ ही इसमें ये भी नोटेट करते चलें कि वैश्विक रूप से भारत आज अक्षय विद्युत क्षमता में चौथे स्थान पर है। यानी भारत जो है अक्षय ऊर्जा यानी ऐसी ऊर्जाएं जो क्षय नहीं होती हैं, अर्थात दोबारा उसको यानी रीजनरेट किया जाता है, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ इत्यादि जो है अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत हैं। तो इसमें भारत जो है आज वैश्विक रूप से भारत आज अक्षय विद्युत क्षमता में 4th पोजीशन पर है, चौथे स्थान पर है। जबकि पवन ऊर्जा में भी भारत जो है चौथे स्थान पर है, जबकि सौर विद्युत क्षमता में वो भारत जो है 5वें स्थान पर है। जबकि भारत के राज्यों में देखें, यानी भारत के राज्यों में तमिलनाडु जो है यानी TN जो है यह सर्वाधिक पवन ऊर्जा तमिलनाडु में होता है, यानी सर्वाधिक जो पवन ऊर्जा भारत में उत्पादन होता है वह तमिलनाडु राज्य में होता है। जबकि भारत में सर्वाधिक जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वह आपका राजस्थान में होता है, यानी भारत के राजस्थान जो होता है सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इस टॉपिक से संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो इसमें 22 नंबर है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। इसको देखते हैं। अभिकथन क्या है? आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण देखते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे हो जाते हैं। इसका जो आंसर डी है, अर्थात ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, अर्थात जो कथन दिए गए हैं अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। दोनों सही होने का मतलब आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर है, ये सही है। एक ही अक्षांश का मतलब दोनों जो है 27 डिग्री नॉर्थ में हैं। 27 डिग्री नॉर्थ में आगरा और दार्जिलिंग जो है दोनों ही 27 डिग्री नॉर्थ में हैं। लेकिन इसमें जो है
दार्जिलिंग की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वह 2700 मीटर की है। यानी दार्जिलिंग जो है समुद्र तल से 2700 मीटर ऊंचा है, और जबकि आगरा की जो ऊंचाई है वह मात्र 170 मीटर है समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई है। कहने का आशय हुआ कि जो दार्जिलिंग है वह ज़्यादा ऊंचाई पर है आगरा की अपेक्षा। यही कारण है कि दार्जिलिंग जो है आगरा की तुलना में अधिक ऊंचाई पर होने के कारण अधिक ठंडा है। यानी हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान घटता जाता है। इसमें कारण को देखें तो ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, ऐसा कारण में भी कहा जा रहा है कि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता जाता है। विरल वायु प्रदेश के वायु यानी विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो ये भी यानी आर जो कारण है वो सही है। और ऊंचाई को हम जानते हैं कि ज़्यादा ऊंचाई जाने पर तापमान भी घटता है और दाब भी घटता है, यानी पी प्रोपोर्शनल टी होता है, यानी ये समानुपाती संबंध होता है। यानी टेम्परेचर यदि घटेगा तो प्रेशर भी घट जाएगा, अर्थात ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर भी घटेगा। अर्थात वहाँ पर यदि हम प्रेशर कुकर यानी खाना बनाने का प्रयास करें या किसी चीज़ को बॉयल करने का प्रयास करें, प्रेशर कम होने के कारण जो है वहाँ पर जो होगा वह ज़्यादा उसमें ऊर्जा की खपत होगी, यानी ज़्यादा तापमान देने पर वह बॉयल करेगा क्योंकि वहाँ प्रेशर कम होगा। जैसा कि हम जानते हैं किसी वस्तु को बॉयल या जल को बॉयल होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसी टेम्परेचर जो पानी होता है खौलने बॉयल होने लगता है। जबकि यदि प्रेशर कम हो जाए तो उसका जो होता है क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी 100 पर बॉयल ना होकर के बल्कि वह और ज़्यादा तापमान पर बॉयल होना शुरू कर देगा। और जबकि प्रेशर कम होने पर उसके क्वथनांक जो होता है वो घट जाता है, अर्थात कम ताप पर भी वो बॉयल हो सकता है या बॉयल होने लगता है। इस टॉपिक से संबंधित नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखें जो इसमें 25 नंबर दिया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिवस और घटना अवसर दिया गया है कि किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, किस डेट पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें देखते हैं इसका जो आंसर वो सी है। सी का मतलब जो है 18 अप्रैल जो है विश्व विरासत दिवस है। इसके बाद जो है 22 मई जो है जैव विविधता दिवस है। इसके बाद जो है 29 जुलाई जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। और 5 दिसंबर जो है विश्व मिट्टी दिवस है। इसका आंसर जो है सी सही है। इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी के रूप में देखें तो अप्रैल में जो कुछ और दिन होते हैं या दिवस मनाए जाते हैं उसको यहाँ देख लेते हैं। तो जो 22 अप्रैल को होता है वो पृथ्वी दिवस होता है, 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस होता है और 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस मनाया जाता है। जबकि जुलाई में महत्वपूर्ण दिवस के रूप में देखें तो 29 जुलाई जो आपका है वह अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस तो है ही, साथ ही में इसके 11 जुलाई को जो होता है विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है। जबकि मई के अन्य महत्वपूर्ण दिवस में देखें तो मई में जो है 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। जबकि दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस के रूप में देखें तो 26 दिसंबर यह एक नया दिवस मनाया जाने लगा है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जनवरी 2022 को की गई। यह जो मनाने का कारण है 10वें गुरु तेज बहादुर सिंह, यानी 10वें गुरु जो है तेज बहादुर सिंह के बच्चों की याद में यह मनाया जाता है, यानी मनाने का निर्णय लिया गया है। और जो आपका 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी जो दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं में ये दिवस रहे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण दिवस मार्च और अप्रैल को देख लेते हैं। तो मार्च में 3 मार्च को जो मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय संरक्षा दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 11 मार्च को अंडमान निकोबार स्थापना दिवस मनाया जाता है, 19 मार्च को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है, यह मार्च का तीसरा रविवार होता है, 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, विश्व रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, बिहार स्थापना दिवस, दृष्टि दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को शहीद दिवस विश्व मौसम दिवस भी मनाया जाता है, 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है, 26 मार्च को बांग्लादेश मुक्ति दिवस, 27 मार्च को सशस्त्र सीमा बल दिवस, 5 अप्रैल में देखते हैं 5 अप्रैल समता दिवस राष्ट्रीय सामुद्रिक दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को जल साधन दिवस राष्ट्रीय संरक्षण दिवस और 10 अप्रैल को ही जो है चंपारण सत्याग्रह भी मनाया जाता है, चंपारण सत्याग्रह दिवस भी मनाया जाता है। 11 अप्रैल राष्ट्रीय जननी सुरक्षा दिवस, कस्तूरबा गांधी जयंती और 11 अप्रैल को ही ज्योतिबा फूले राव की जयंती मनाई जाती है। इसके बाद 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी 1919 स्मृति दिवस है, 17 अप्रैल जो विश्व हिमोफिलिया दिवस है, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस अभी हमने देखा, आजाद हिंद फौज दिवस भी है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है, यहाँ पर हमने इसको नोट किया है, 22 अप्रैल जो है विश्व पृथ्वी दिवस होता है। इसके बाद 23 अप्रैल जो विश्व पुस्तक दिवस उनका प्राइड दिवस है, 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती वेरी इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यानी कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देखें शार्ट में तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म दिवस के रूप में। इसके बाद 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में। इसके बाद 13 अक्टूबर विश्व आपदा नियंत्रण दिवस और विश्व दृष्टि दिवस। इसके बाद 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस। इसके बाद जो है 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इसके बाद जो है 16 सितंबर को यानी 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, संस्कृत दिवस। इसके बाद जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद्र की जयंती। इसके बाद 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, नागासाकी स्मृति दिवस। इसके बाद जो आपका है 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस और 29 जुलाई को हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। इसके बाद 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस। इसके बाद जो आपका है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस, इसको अभी हम इस क्वेश्चन में देख चुके हैं। और 1 मई को जो है यानी मई दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है और जबकि 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है।
8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और 21 जून को जो है विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को जो है विश्व यानी योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। मार्च और अप्रैल को हम पहले देख चुके हैं। इसमें देखते हैं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, इसके बाद जो है 15 जनवरी को थल सेना दिवस, इसके बाद जो आपका है 25 जनवरी को भारतीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस तरह से साल भर में संपूर्ण दिवस रहे। इसके साथ ही प्रत्येक का थीम भी पूछा जाता है जो लेटेस्ट है, तो यह केवल दिवस के रूप में हमने यहाँ पर इस चीज़ को इंडिकेट किया, क्योंकि यहाँ पर थीम नहीं पूछा गया था, तो दिवस था, तो महत्वपूर्ण दिवस को हमने इंडिकेट करने का प्रयास किया। इस टॉपिक से संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो इसमें 27 नंबर है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वह बी है, यानी कोचीन। केरल का कोचीन हवाई अड्डा जो है भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। इसको समझने का प्रयास करते हैं, विस्तृत व्याख्या में देखते हैं। तो तमिलनाडु में पुदुचेरी हवाई अड्डा, यानी तमिलनाडु में पुदुचेरी हवाई अड्डा 2020 में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण यानी AAI के तहत पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित देश का पहला हवाई अड्डा बना था। इसके अलावा यह दावा किया जा रहा है कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि यहाँ प्रासंगिक है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरला, यानी केरला में जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मोड से यानी में चलने वाला दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है, यानी कोचीन। और अभी हमने देखा कि AAI यानी भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के तहत पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित देश का पहला हवाई अड्डा जो बना है वह तमिलनाडु में पुदुचेरी हवाई अड्डा बना है, जो 2020 से संचालित है। कहने का आशा ये हुआ कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संयंत्र के चालू होने के साथ दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। कौन सा? यह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि केरला में है। टॉपिक के अंतर्गत नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, जो कि 31 नंबर। इसमें निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? इसका जो आंसर है, यानी इसमें पहला और दूसरा जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, जबकि तीसरा चौथा नहीं है। इसका आंसर जो है डी है। डी का मतलब 1 और 2 जो है वह हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, यानी चोओऊ यह हिमालय पर्वत में श्रेणी में स्थित है, जबकि लोहोत्से भी जो है यह हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, जबकि अन्नामलाई और सिरुमाली जो है यह तमिलनाडु में स्थित है। और जबकि ये जो है आपका चोओऊ और लोहोत्से जो है यह हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसमें जो चोओऊ है यह नेपाल तिब्बत, यानी चोओऊ जो है यह नेपाल और तिब्बत में स्थित है। और इसकी जो हाइट है 8,201 मीटर है। इसकी जो हाइट है ये 8,201 मीटर है। यह नेपाल और तिब्बत में, ये हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसके बाद ल्योत्से देखें, यानी माउंट ल्योत्से जो नेपाल में स्थित है। नेपाल में ये भी जो है हिमालय पर्वत का हिस्सा है और इसकी हाइट 8,516 मीटर है। 8,516 मीटर है, यह नेपाल में है, जबकि चोओऊ जो है नेपाल तिब्बत के हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। और जबकि अन्नामलाई के बारे में देखें तो अन्नामलाई पहाड़ी श्रृंखलाओं में सबसे ऊंची पहाड़ी अनाईमुड़ी की है। यानी ये पहाड़ियाँ जो आपका अन्नामलाई को देखें तो ये पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु और केरल में स्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ी श्रृंखलाओं में सबसे ऊंची पहाड़ी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई जो है 6,295 मीटर है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तर में पालघाट पश्चिम घाट को 2 हिस्सों में बांटता है। जबकि इसमें देखें सिरुमाली को, तो तमिलनाडु सरकार जो है डिंडीगुल जिले में सिरुमलाई पहाड़ी रेंज में एक जैव विविधता पार्क विकसित कर रही है। यानी सिरुमाली जो है यह पर्वत श्रेणी जो है यह तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है। डिंडीगुल वही जिला है जहाँ पर जो हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करवाया था या शस्त्रागार बनवाया था। तो यह तमिलनाडु जिले में है और यह पहाड़ी रेंज जो है सिरुमलाई पहाड़ी रेंज में, यहाँ पर जो है तमिलनाडु सरकार जो है जैव विविधता पार्क विकसित कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के सतत प्रबंधन के लिए जागरूकता पैदा करना है। इसके बारे में कुछ और देखें तो सिरुमलाई हिल्स तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में 60,000 एकड़ में फैला हुआ है। इन्हें पूर्वी घाटों का प्रेरक माना जाता है। ये डिंडीगुल शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 400 से 1,650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। पहाड़ियाँ कई दुर्लभ और स्थानीय पौधों के भंडार के रूप में कार्य करती हैं। कहने का आशा ये हुआ कि सिरुमाली जो है यह पूर्वी घाट में है, जबकि अन्नामलाई श्रेणी को देखें तो यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो मिलन बिंदु नीलगिरी वहाँ पर यह है। तो अन्नामलाई और सिरुमाली दोनों ही तमिलनाडु में हैं। और जबकि जो पहला दूसरा है चोओऊ और ल्योत्से जो है ये हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, जो कि पहला जो है नेपाल तिब्बत में है और ल्योत्से जो है यह नेपाल में है, अर्थात हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। और जबकि इसमें अतिरिक्त जानकारी के रूप में देखें तो हिमालय पर्वत श्रेणी में जो अवस्थित प्रमुख श्रृंखलाओं के बारे में देखें या चोटियों के बारे में देखें तो हिमालय पर्वत श्रेणी में जो महत्वपूर्ण रूप से 15 श्रृंखलाएं या चोटियां हैं उसको यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला जो है विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। यानी पहला माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल में है, 8,848 मीटर की ऊंचाई है। दूसरा जो है K2 है, ये इंडिया में स्थित है, यानी भारत में इसकी जो हाइट है 8,611 मीटर है। तीसरा जो है ये कंचनजंगा है, भारत में है। और चौथा माउंट ल्योत्से जो हमने यहाँ देखा, यानी ऊंचाई के रूप में देखें तो माउंट ल्योत्से जो है यह चौथा सबसे ऊंचा जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित चोटी है। इसके बाद जो है मकालू है 5वें नंबर पर, 6वें नंबर पर यही है
ल्योत्से यानी जो छठवां देखा जाए, छठवां सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी देखा जाए हिमालय पर्वत में तो यही है, ल्योत्से है, यानी चो ओऊ है, चो ओऊ है यानी नेपाल तिब्बत में है। इसके बाद नेक्स्ट है धौलागिरी, इसके बाद नंगा पर्वत है, फिर इसके बाद अन्नपूर्णा है, फिर नंदा देवी है, फिर कामेट है, फिर नामचा बरवा है, फिर गुल्ला मंदाता है, फिर गंकर पेंसुएम है, फिर कुला कांगरी है। यानी ये 15 जो चोटियां भी क्रम से बताया, एक क्रम से 1 से लेकर 15 तक जो ऊंचाई के क्रम में है। इस टॉपिक से संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें तो नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे कारण आर कहा गया। इसमें है अभिकथन ए, लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। कारण आर, लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। नीचे दिए गए कूट सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो आंसर डी है अर्थात ए तथा आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी दोनों ही सही है। मतलब लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता से वृद्धि करते हैं और कारण क्या है, लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। इसकी विस्तृत व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या देखें तो लिम्नेटिक जोन झील या तालाब जैसे, यानी झील या तालाब जैसे पानी के मुक्त खड़े निकाय का खुला और अच्छी तरह से प्रकाशित क्षेत्र है। यानी ऐसा क्षेत्र जो पानी के मुक्त खड़े निकाय के रूप में हो, खुला हो और अच्छी तरह से प्रकाशित हो, उसे लिम्नेटिक जोन कहेंगे। इस क्षेत्र में शामिल नहीं है, यानी तटीय क्षेत्र इस क्षेत्र में शामिल नहीं होते हैं। जो जल निकाय का अधिग्रहण निकट तटीय क्षेत्र है। लिटोरल जोन और लिम्नेटिक जोन के बीच मुख्य अंतर जड़ वाले क्षेत्र में वृद्धि की उपस्थिति है। इसको जो एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, मान लेते हैं यह जो है स्थल क्षेत्र है, यानी स्थल क्षेत्र है, और ये जल क्षेत्र है। इसके बाद ये जल है, यानी जल वाला क्षेत्र है, ये गहरा जल यहाँ पर है, और ये स्थल है। स्थल पर जो पौधे रहेंगे, स्थल पर जो ये पौधे हैं, ये आपका लिटोरल जोन, यानी ये लिटोरल जोन में कहलाएंगे, यानी यहाँ पौधे जो हैं। और इसके बाद जो ऊपर वाला जल है, जहाँ तक प्रकाश जाएगा, यानी जैसे जल रहा तो जल गहरा जल, और ऊपर छिछला जल है तो ऊपर वाला जल जो होगा जहाँ तक प्रकाश जाएगा, यानी ओपन वाटर जोन, इसको फोटिक यानी फोटिक जोन भी कहते हैं, यानी जहाँ तक प्रकाश जाएगा यह ओपन वाटर जोन या फोटिक जोन कहलाएगा। यही जो होता है लिग्नेटिक क्षेत्र कहलाता है। यानी इसमें लिग्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता से वृद्धि करते हैं, ऐसा हम देखते हैं। लिग्नेटिक क्षेत्र पानी की खुला क्षेत्र होता है, ये भी खुला क्षेत्र क्योंकि यहाँ तक प्रकाश पहुंच रहा है। नीचे वाला जो भाग है या डीप वाटर जोन कहलाएगा, इसको एपोलिटिक जोन कहेंगे, नीचे वाला भाग इसका जो होगा। और इसमें देखें तो फोटोनिक जोन या यही जो है लिग्नेटिक जोन जो है में ऑक्सीजन के 2 मुख्य स्रोत हैं, पहला बजट मिश्रण और दूसरा प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण यहाँ पौधे कर लेते हैं क्योंकि इनको प्रकाश आसानी से मिल जाता है। इस टॉपिक से संबंधित अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, इसमें 35 नंबर दिया है। भारत के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, यह गलत है, बल्कि भारत 7वां, यानी विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, ये छठवां नहीं है। दूसरा, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, सही है। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में बांटती है, ये भी सही है। इसके बाद चौथा है, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यह गलत है। यानी भारत जो है पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता है, बल्कि इसका विस्तार जो है उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण ये दोनों कटिबंधों में होता है। यानी इसका जो विस्तार है भारत का वो उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में होता है। जो उष्ण कटिबंधीय में नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो 2 और 3 सही है, पहला और चौथा गलत है, इसका आंसर मतलब ये हुआ, यानी 2 और 3 सही है। अब इसको विस्तार समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है, यानी भारत का क्षेत्रफल जो है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी इसको ऐसे भी कहा जाता है, यानी 32.80 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। या इसको ऐसे यानी विस्तृत रूप में कहें तो इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। इसके बाद देखें तो यह जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जैसा कि यहाँ छठवां लिखा है, छठवां नहीं बल्कि 7वां सबसे बड़ा देश है। जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े देश देखें, यानी क्षेत्रफल में जो भारत से बड़े देश हैं उनको क्रम से देखें तो पहले स्थान पर जो है रूस है, दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पर चीन है, चौथे पर जो है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है, 5वें पर ब्राजील है, 6वें पर ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद 7वें नंबर पर भारत है। यानी भारत से बड़े देश जो है 6 बड़े देश हैं, 7वें स्थान पर जो अपना भारत है, और 8वां सबसे बड़ा देश जो है वो अर्जेंटीना है। इसके बाद देखें तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। यानी संसार के यानी जो क्षेत्रफल का है विश्व यानी क्षेत्रफल जो है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का यह 4.24% है। जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की 17.50% है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जो जनसंख्या है वह संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की 17.5% है। आज जबकि इसकी भूमि देखें तो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की 2.4 यानी 2.4% है या 2.42% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देशों को क्रम से देखें तो पहले स्थान पर चीन है, दूसरे नंबर पर भारत यानी अपना देश है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पर इंडोनेशिया है, 5वें पर ब्राजील है, 6वें पर पाकिस्तान है, 7वें पर जो बांग्लादेश है, 8वें स्थान पर रूस है। यानी भारत जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो दूसरा सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी इसमें यूएसए के बारे में देखें तो क्षेत्रफल में जो यूएसए है, क्षेत्रफल में जो है यूएसए जो है चौथा सबसे बड़ा देश है। यानी क्षेत्रफल में चाइना से छोटा है अमेरिका, यानी जो कह सकते हैं कि अमेरिका से जो बड़े देश हैं क्षेत्रफल में वो रूस, कनाडा और चाइना है।
जबकि जनसंख्या में बड़े देखें, जनसंख्या में जो अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा देश है, कई बार पूछता है कि जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा देश और क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा देश क्या है, तो अमेरिका है। यानी जनसंख्या में जो है नंबर 1 के स्थान पर चीन है, नंबर 2 भारत है और नंबर 3 पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे स्थान पर है। और क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा देश जो है वह आपका जो है यूएसए है या अमेरिका है। और इसमें देखें तो कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवां है झारखंड, छठवां है बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां जो है वो मिजोरम है। यानी भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके बाद भारत की स्थिति के बारे में देखें तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध का देश है, यानी भारत जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, मध्यवर्ती स्थिति रहता है, यानी पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति में है। समूचा भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी पूरा भारत जो किस जलवायु में, मानसूनी जलवायु में पाया जाता है, जिसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण, नोटेड पॉइंट है यहाँ, उष्णकटिबंधीय जो लिखा है उष्णकटिबंधीय नहीं है, बल्कि यह जो है उष्ण तथा उपोष्ण के दोनों कटिबंधों में पाया जाता है। यानी पूरा भारत जो है मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में पाया जाता है, इसका विस्तार जो था उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में होता है। यानी चौथा जो है ये भी गलत रहा और पहला भी गलत रहा, इस तरह से इसकी संपूर्ण व्याख्या रही। तो अपने भारत के बारे में कुछ और जानकारी देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, जैसा कि हम अभी देखें कि भारत जो उत्तरी गोलार्ध का देश है, यह जो इसका विस्तार है, यानी उत्तरी गोलार्ध में विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यानी उत्तरी अक्षांश में भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में है, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है भारत। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें, यानी संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो यह है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है द्वीपों सहित भारत का विस्तार है। जबकि 8 डिग्री से जब शुरू हो रहा है तो स्थलीय भाग का अक्षांशीय विस्तार है, और जबकि 6 डिग्री से जब शुरू हो रहा है तो द्वीपों सहित अक्षांशीय विस्तार यह है भारत का। और इसमें देखें तो जो है भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर जिले से गुजरने वाली 82.5 डिग्री, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच समय से, या 5/1/2 घंटा आगे है यह ग्रीनविच समय से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों, यानी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उसमें पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा है और पांचवां जो है आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी देखें, इसमें भी कई बार एग्जाम पूछा हुआ है। तो भारत के 9 राज्य, यानी भारत के जो 9 राज्य हैं, भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। यानी पूछता है कि भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो कुल मिलाकर 9 राज्य हैं। राज्यों को क्रमशः नाम देखते हैं। तो पहला जो है गुजरात है, दूसरा है महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटक है, पांचवा केरला है। ये जो 5 है ये जो है आपका पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हैं, यानी 5 जो है पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हैं, जिसको हमने देखा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला हैं। जबकि पूर्वी तट के राज्य को देखें तो उसमें तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। यानी 4 जो है आपके पूर्वी तट के राज्य हैं, यानी 5 4 9 जो राज्य हैं वह भारत की तटरेखा से लगे हुए हैं। इसमें जो है भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा की लंबाई सर्वाधिक है। यानी इन 9 राज्यों में देखें तो सर्वाधिक जो तटरेखा की लंबाई वो गुजरात राज्य की है, वो 1663 किलोमीटर जो है तटरेखा की लंबाई जो है गुजरात लगी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा की लंबाई है, यानी दूसरे स्थान पर जो है आंध्र प्रदेश है। इसमें ये समझने का प्रयास करें तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थल रूप से जुड़े हुए हैं और जल रूप से भी जुड़े हुए हैं। तो 7 जो है स्थल और जल दोनों से जुड़े हुए हैं। तो इसमें देखें तो 7 जो पड़ोसी देश हैं, भारत के कुल 17 राज्यों, भारत के जो 17 राज्य हैं पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं, अर्थात इन 7 देशों से जुड़े हुए हैं। इन 7 देशों में देखें तो पहला बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है। चीन के साथ भी भारत के 5 राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के साथ भी भारत के 4 राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है, और म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा जुड़ी है। भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा जुड़ी, और अफगानिस्तान के साथ भारत के 1 राज्य की सीमा जुड़ी हुई है। यानी भारत की जलीय सीमा, समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश, यानी जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबद्ध 7 देश हैं। पाकिस्तान, यानी ये जो है जलीय सीमा से या समुद्री सीमा से जुड़े हुए 7 देश को देखें तो पहला पाकिस्तान है, दूसरा मालदीव है, तीसरा श्रीलंका है, चौथा बांग्लादेश है, पांचवा म्यांमार है, छठवां थाईलैंड है और सातवां इंडोनेशिया है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश, जल और स्थल दोनों से लगे हुए देश को देखें तो इसमें जो है बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखें तो भारत का, यानी ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार में से यदि पूछेगा कि सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है, यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। पहले इसका नाम जो था पिग मिलेनियम पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे पश्चिमी, यानी भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को देखें, यानी साउथ को हमने देखें इंदिरा पॉइंट था, और उत्तरी पॉइंट को देखें तो इसका नाम इंदिरा काल है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जबकि सबसे पश्चिमी बिंदु देखें तो सर्किट है जो कि गुजरात में स्थित है, और सबसे पूर्वी बिंदु जो है वह वालांगू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखें तो कोबाला पॉइंट मुंबई में है, पॉइंट कलिमेरे तमिलनाडु में है, एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है जो 1896 में सर
डूरन द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जो 15 अगस्त 1947 को सर सी जे रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश देखें तो इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद कुछ और जानकारी देखें तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी ये जो है उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखें तो ये जो इसकी लंबाई है 3114 किलोमीटर है। और जबकि पूरब से पश्चिम का विस्तार देखें, यानी पूरब से पश्चिम ये विस्तार देखें तो 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई जो 15,200 किलोमीटर, इसके तटीय भाग की लंबाई इसके तटीय भाग की लंबाई जो 7,516.5 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई जो है 6,100 किलोमीटर है। अभी हमने देखा कि बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल है। और बांग्लादेश यानी 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य भारत का जो है त्रिपुरा है। और भारत के साथ जो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा जो बनाता है वो बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश की सीमा जो है 7, अभी हमने देखा 7 पड़ोसी देशों में जो बांग्लादेश की सीमा है वो सबसे बड़ी सीमा जो है बांग्लादेश की, भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है बांग्लादेश। और इसमें देखें जैसा कि अभी हमने देखा कि भारत में जो है 8 राज्य, यानी भारत में जो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उसको हमने देखा। और भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर को देखें तो वह रांची है, यानी झारखंड की जो राजधानी रांची है वह भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर है। हमने देखा कि जो बांग्लादेश की भारत से के साथ सीमा है वह सर्वाधिक सीमा जो है, यानी भारत जो के साथ जो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश वो बांग्लादेश है। और उसकी सीमा की जो लंबाई है वह 4096.7 किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर भारत और चीन, यानी चीन सीमा बनाता है भारत के साथ, उसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। इसके बाद पाकिस्तान तीसरे नंबर पर सीमा बनाता है, इसका जो है 3323 किलोमीटर। इसके बाद चौथे स्थान पर नेपाल भारत के साथ सीमा बनाता है, जिसकी लंबाई 1751 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट जो म्यांमार सीमा बनाता है, उसकी जो लंबाई भारत की सीमा जो 1643 किलोमीटर है। इसके बाद भारत जो भूटान जो है भारत से सीमा बनाता है 699 किलोमीटर के साथ। इसके बाद अफगानिस्तान बनाता है 106 किलोमीटर के साथ। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो भारत में शीर्ष क्षेत्रफल वाले राज्यों को देखें, यानी भारत में सबसे बड़े राज्य कौन से क्षेत्रफल में है तो उसमें जो पहले स्थान पर आता है राजस्थान आता है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है, चौथे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश आता है। और पाँचवें स्थान पर पहले जो था जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 2019 के अधिनियम द्वारा। जब इसको जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में, तब यह भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य न रहा, बल्कि 5वां सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत में जो है वह आपका है वर्तमान में गुजरात है। हमने ऊपर चर्चा किया कि भारत के जो 9 राज्य, यानी भारत के 9 राज्य जो हैं वह तटरेखा पर लगे हुए हैं, यानी भारत के 9 राज्य जो हैं तटरेखा से जुड़े हुए हैं। तो उसमें जो था गुजरात जो तटरेखा में सबसे बड़ा राज्य था, जो कि लगभग 1600 किलोमीटर लंबा था, यानी गुजरात की तटरेखा है। लेकिन इन 9 राज्यों के अलावा यदि केवल तटरेखा देखा जाए भारतीय राज्यों में तो सर्वाधिक जो तटरेखा की लंबाई है वो अंडमान निकोबार आइलैंड की है, जिसकी तटरेखा की लंबाई जो है 1962 किलोमीटर है। लेकिन इन 9 राज्यों में पूछा जाए जो भारत की भूमि से जुड़े हुए हैं तो उसमें जो गुजरात होगा। लेकिन संपूर्ण भारत में कहा जाए, यानी जो वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, संपूर्ण राज्यों में कहा जाएगा तो अंडमान निकोबार की तटरेखा सर्वाधिक होगी, तब उसकी तटरेखा 1962 किलोमीटर हो जाएगी। यानी जो सर्वाधिक तटरेखा के रूप में देखा जाएगा पूरे भारत में, यानी 36 राज्यों में, तो अंडमान निकोबार की तटरेखा सर्वाधिक मानी जाएगी या है, इसके बाद गुजरात की होगी। तो वीडियो का पार्ट 1 यहीं तक। पार्ट 2 के जो शेष प्रश्न बचे हुए हैं, यानी 2022 पीटी एग्जाम में जो शेष प्रश्न है उसकी विस्तृत व्याख्या, यानी हल सहित विस्तृत व्याख्या जो होगी वीडियो के नेक्स्ट अंक में या अगले भाग में की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।